क्या कोई पूरी दुनिया में ऐसा है जो गारंटी ले कि 2 साल 3 साल आप दवाई खाओ डायबिटीज की और उसके बाद ठीक हो जाएगा? 3 साल छोड़ो, 25 साल की भी कोई गारंटी ले सकता है कि दवाई खाने के बाद डायबिटीज ठीक हो जाएगा? क्योंकि सबको पता है दवाई सिर्फ टेम्परेरी मैनेज करती है ब्लड शुगर को। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा 13 ऐसी बातें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि हमें डायबिटीज से छुटकारा मिले, और 7 ऐसी चीजें जो हमें करनी चाहिए। तो स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल में, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। डायबिटीज एक बहुत ही महंगी बीमारी भी है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर लें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ये तो हम सबको पता है कि इंडिया हैज बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इस समय इंडिया में 7 करोड़ से भी ज्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं और इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। वीडियो के शुरू में मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूँ बातें जिसकी वजह से हम डायबिटीज के शिकार होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हम डायबिटीज के शिकार होते जा रहे हैं? और डायबिटीज होने के बाद एक ही चीज पे फोकस होता है डॉक्टर्स का, और वो है दवाइयाँ। और वो दवाइयाँ 1 या 2 साल नहीं, पूरी जिंदगी भर खानी पड़ती हैं। और इन दवाइयों के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। एज पर मेडिकल साइंस जिन दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं हैं उनका कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। आप बोलेंगे कि मैंने तो लाइफ में बहुत ज़्यादा कभी मिठाइयाँ भी नहीं खाई, लेकिन फिर भी मुझे डायबिटीज़ क्यों है? और वो इंसान तो बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाता है लेकिन उसको फिर भी डायबिटीज़ नहीं है। चलिए समझ लेते हैं पहले कि डायबिटीज़ होता क्यों है। हम जो भी काम करते हैं दिन भर अपनी दिनचर्या में, उसे करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से। तो जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं उनको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब भी हम कुछ कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जैसे कि बनाना या फिर एप्पल, वो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज या शुगर हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। लेकिन ग्लूकोज की ज़रूरत हमारे ब्लड को नहीं है, उन सेल्स को है जिन्हें हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए। तो ये जो शुगर हमारी ब्लड स्ट्रीम में गई, इसको सेल्स में कैसे ले जाया जाएगा? इसको हमारे सेल्स में ले जाने का काम करते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जिससे इंसुलिन रिलीज होता है। तो ये इंसुलिन शुगर को हमारे ब्लड से निकाल के हमारे सेल्स में डाल देता है। हमने बात करी थी बनाना या एप्पल की। अगर बनाना या एप्पल के अलावा हमने कुछ मैदा की चीज़ खाई होती जिसमें ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में और भी ज़्यादा शुगर रिलीज होती इन खाने को खाने की वजह से। और क्योंकि इन खाने को खाने की वजह से ज़्यादा शुगर रिलीज हुई तो हमारे पेंक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा, और ज़्यादा इंसुलिन हमें ज़रूरत पड़ेगी इस ब्लड शुगर को बैलेंस करने के लिए। यानी कि अगर हमारे ब्लड में और हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी तो हमारे पेंक्रियाज को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो एक हेल्दी बॉडी में पेंक्रियाज से इंसुलिन निकलेगा जो कि ब्लड से शुगर को निकालेगा और सेल में ले जाएगा, जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बैलेंस हो जाएगा, यानी कि स्टेबलाइज हो जाएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 1 डायबिटीज में हमारे पेंक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते और इसलिए हमारी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज नहीं हो पाता। टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पेंक्रियाज इंसुलिन को बनाते तो हैं लेकिन वो फिर भी हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल या स्टेबलाइज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमारे सेल्स में ऑलरेडी इतना ज्यादा ग्लूकोज पहले से ही भरा हुआ है कि जो ग्लूकोज, जो शुगर हमारे ब्लड में है वो हमारे जाती ही नहीं है। और सेल के अंदर एक्सेस ग्लूकोज क्यों है? क्योंकि बंदा कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहा है। जब हम कोई एक्टिविटी करेंगे तो हमें हमारी एनर्जी खर्च होगी जिससे कि वो सेल का ग्लूकोज यूज होगा। लेकिन अगर सिर्फ हम खाना ही खाते चले जाएंगे और कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज भरा हुआ है वो यूटिलाइज नहीं होगा, और धीरे धीरे वो ग्लूकोज ट्राइग्लिसराइड या फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और कचरे की तरह हमारे सेल्स में पड़ा रहेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, कचरे को खाली करो, यानी कि एक्सरसाइज करो जिससे कि नया ग्लूकोज अंदर आ सके। नंबर 2, नया कचरा मत लो, यानी कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम मत करो। लेकिन ज्यादातर लोग कचरा खाली करने के बारे में नहीं सोचते, एक्सरसाइज करने के बारे में नहीं सोचते। क्या करते हैं? दवाई ले लेते हैं जिससे कि मेरा डायबिटीज चला जाए। लेकिन दवाई लेने से ब्लड शुगर लेवल टेम्परेरी मैनेज होता है, वो कहीं चला नहीं जाता।
सिर्फ टेम्परेरी मैनेजमेंट होता है दवाई लेने से। और जैसा कि मैंने बताया, दवाई से परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। देखिए, डायबिटीज में डॉक्टर्स और मेडिसिन आपको टेम्परेरी रिलीफ जरूर देंगी, 100% देंगी, लेकिन परमानेंट रिलीफ आपकी बॉडी आपको खुद देगी। डायबिटीज की दवाइयाँ करती क्या हैं? ये हमारे पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करती हैं इंसुलिन को रिलीज करने के लिए, जो कि एक टेम्परेरी मेजर है। जब तक उस दवाई का इफेक्ट रहेगा, हमारे पेंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करेंगे। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो आपको अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को भी तो रिवर्ट करना ही है ना हमें। तो ये काम आज से ही शुरू करना है, और वीडियो में आगे मैं बताऊंगा कि हमें क्या करना है और क्या हमें अवॉइड करना है। देखिए, डायबिटीज एक बहुत ही कॉस्टली डिजीज है। इसमें डायरेक्ट चार्जेस और इनडायरेक्ट चार्जेस, ये दोनों के बारे में एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या है? मेडिसिन का खर्चा, इंसुलिन का खर्चा, डॉक्टर की कंसल्टेंसी चार्जेस, लैब टेस्ट के चार्जेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डिसेबिलिटी, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी, एब्सेंस फ्रॉम वर्क, मेंटल स्ट्रेस। तो बीमारी टाइम के साथ बढ़ती जाएगी और खर्चा भी बढ़ता जाएगा। एवरेज खर्चा जो इस बीमारी को ठीक करने में लगता है, वो आपकी स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है। 5 साल के बाद 1.5 लाख रुपया, 10 साल के बाद 4 लाख रुपया और 20 साल के बाद 15 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाता है इस बीमारी का, सिर्फ दवाइयाँ चलाने में। इसके अलावा अगर हमारे परिवार में किसी को भी ये बीमारी है और उस पर खर्चा हो रहा है, तो लाइफ भी पूरी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है। और मेडिसिन के साइड इफेक्ट जो होते हैं वो अलग, और मेडिसिन की जो mg है वो बढ़ती रहती है। पहले 15 mg, फिर 100 mg, फिर 150 mg, उसके बाद इंसुलिन, और भी बुरा हाल आ जाता है। बाद में एम्पुटेशन तक, कोई शरीर का पार्ट भी काटना पड़ सकता है, किडनी डैमेज हो जाती है, डायलिसिस तक पे आ जाते हैं पेशेंट। पहली चीज़ जो हमें अवॉइड करनी है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध और दूध से बने हुए बाकी के प्रोडक्ट्स, क्योंकि IGF जो होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस या फिर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इसलिए अवॉइड करें डेयरी प्रोडक्ट्स को। नंबर 2 है अवॉइड अनहेल्दी फैट्स, जिससे कि हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं, समोसा, कचौरी, नमकीन, भुजिया, इन सब में अनहेल्दी फैट्स होते हैं, तो ये हमें अवॉइड करने हैं। नंबर 3 पर है रिफाइंड फूड्स। मैदा से बनी हुई चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। हमें होल ग्रेन खाना है, जैसे कि बाजरा, ज्वार। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये हमारी बॉडी में इतनी आसानी से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते, या ये कह लीजिए कि इन्हें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए। चौथी चीज़ जो हमें अवॉइड करनी है वो है प्रोसेस्ड फूड। जितने भी खाने के सामान हमको बाजार में पैकेट्स में मिलते हैं, बिस्किट, ब्रेड, चिप्स, नमकीन, कुछ भी चीज़ जो पैकेट्स में मिल रही है, वो हमें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें अवॉइड करनी है वो है केमिकल। अब इस बात का पता लगाना तो बहुत मुश्किल है कि कौन सी सब्जी केमिकल्स में यूज़ हो रखी है, लेकिन जितना भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करना है। क्योंकि खाने को उगाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है वो हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं, इसलिए कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फूड्स को ही कंज्यूम करें। अगली चीज़ जो हमें अवॉइड करनी है वो है ब्रेकफास्ट सीरियल, जैसे कि म्यूसली, कॉर्नफ्लेक्स। ये सब प्रोसेस्ड फूड्स हैं और इनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स मिले होते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज पहुंचने का खतरा होता है। अगला प्रोडक्ट जो हमें अवॉइड करना है वो है बिस्किट्स, क्योंकि ज़्यादातर बिस्किट्स बने होते हैं मैदा से, शुगर से, और शुगर के ही दूसरे फॉर्म को इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जैसे कि माल्टोडेक्स्ट्रिन, राइटिटोल या माल्टीटोल। अगला प्रोडक्ट है ब्रेड या व्हीट। जो मार्केट में व्हीट हमें मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कम और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, जो हमारी बॉडी में जाके बहुत ही आसानी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। 1 हफ्ते तक ब्रेड या व्हीट को छोड़ के देखिए, आपको खुद एहसास होगा कि बॉडी में कितना आराम मिल रहा है। अगला प्रोडक्ट जो हमें अवॉइड करना है वो है स्नैक्स, नमकीन। बीच बीच में भूख लगती है तो हमें मंचिंग करने का मन करता है। ये स्नैक्स सोडियम और शुगर में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और ये हमारी बॉडी को हील नहीं होने देंगे। 10वें नंबर पर है नॉन वेज प्रोडक्ट्स। नॉन वेज प्रोडक्ट्स में फाइबर बहुत कम मात्रा में होते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते। 11वें नंबर पर है कन्वीनियंस फूड्स।
वो खाने जो हम आसानी से 2 मिनट के अंदर अंदर बना सकते हैं, जैसे कि रेडी टू ईट मील्स, आपने लाया और उसमें पानी डाल के बना दिया, 2 मिनट नूडल्स, या कुछ भी 2 मिनट के अंदर अंदर आपके माइक्रोवेव में जो तुरंत बन जाता है। इस तरह के कन्वीनियंस फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत हाई मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सोडियम भी बहुत हाई होता है, शुगर कंटेंट भी बहुत होता है। 12वें नंबर पर है सॉफ्ट ड्रिंक्स और पैकेज जूसेस। इसके बारे में तो लगभग सभी को पता है कि अगर हमें डायबिटीज़ है तो ये हमें कम कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि पैकेज जूसेस के अंदर भी शुगर ही ज़्यादा होती है, रादर फ्लेवर्ड शुगर होती है। 13वां और आखिरी पॉइंट जो अवॉइड करना है वो है स्ट्रेस। हमें नेगेटिव बातें नहीं सोचनी हैं। अगर हम नेगेटिव बातें सोचते हैं तो हमारे सेल्स एल्कलाइन से एसिडिक पीएच होना शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव सोचना, स्ट्रेस लेना, ओवर थिंकिंग करना, ये हमारे बॉडी सेल्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो ये थी वो 13 बातें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए थी डायबिटीज़ से बचने के लिए या डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। अब बात कर लेते हैं 7 ऐसी चीज़ों की जो हमें करनी चाहिए जिससे कि हमें डायबिटीज़ जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है और हमें दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये 7 चीज़ें कोई बहुत जादुई चीज़ें नहीं हैं, हम बहुत आसानी से अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं और इन्हें तो मैं यही बोलूँगा कि ये 7 लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। नंबर 1 काम जो हमें करना है वो है हैव मोर एल्कलाइन फूड। आप सोचे होंगे कि एल्कलाइन फूड क्या है, तो हमारे खाने में भी पीएच लेवल होते हैं अलग अलग। तो एल्कलाइन फूड्स वो होते हैं जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। गाजर, मूली, खीरा, प्याज, लहसुन, अदरक, इस तरीके की जो भी चीज़ें हम रॉ फॉर्म में खा सकते हैं वो एल्कलाइन फूड्स की कैटेगरी में आते हैं और हमें इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नंबर 2, स्लीप क्वालिटी। 7 से 8 घंटे की नींद हमें लेना बहुत ज़रूरी है और वो भी एक ऐसी नींद जो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से आए। कहते हैं स्लीपिंग इज़ हीलिंग। अच्छी स्लीप से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बेहतर होगा। एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। अगर हम अच्छी स्लीप लेते हैं तो वो भी हमारा रेगुलेटेड रहेगा। अच्छी नींद लेने से ग्रेलिन जो कि एक हंगर हार्मोन है हमारा, वो भी कंट्रोल में रहता है, हमें ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पर आता है डीप ब्रीदिंग। 10 से 15 मिनट का प्राणायाम तो बहुत ही ज़रूरी है। आप कहीं पर भी हों, ट्रेन में, प्लेन में, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑफिस, घर, 15 मिनट का प्राणायाम हम अपनी बॉडी के लिए ज़रूर देना चाहिए। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा। ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा और हमारी बॉडी अपने आप ही डिटॉक्स कर सकती है। चौथे नंबर पर जो मैं बताना चाहता हूँ वो है मोर मूवमेंट। आपको ये कोशिश करनी है कि हर 30 मिनट में आपको 5 मिनट के लिए कम से कम चलना है, मूव करना है अपनी बॉडी को, क्योंकि जब हम बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तो जो अनयूज्ड ग्लूकोज है वो हमारी सेल्स में ही पड़ा रहता है। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एटीपी यानी कि एनर्जी में ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए मूवमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा, मूवमेंट कीजिए अपनी बॉडी में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5वें नंबर पर है रेगुलर एक्सरसाइज। आपको अपनी दिनचर्या के हिसाब से सुबह को या शाम को अपनी बॉडी के लिए कम से कम हर रोज़ 45 मिनट का वर्कआउट ज़रूर करना है। हमें अपनी बॉडी को ट्रेन करना है कि वो थके ना। अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ भी हमें इंक्रीज करनी है। सीढ़ियाँ चढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा, घर पे कोई भी सामान उठाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। खासतौर से जो लेडीज़ हैं वो ये सोचती हैं कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। मसल स्ट्रेंथ अच्छा होगा तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो कैलोरीज बर्निंग आसानी से होंगी हमारी बॉडी में, और जो ओल्ड अनयूज्ड फैट है या एक्सेस ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होगा जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ओल्ड ग्लूकोज यूज़ होगा, जिसके लिए नए ग्लूकोज की जगह बनेगी सेल्स में और हमारी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। 6ठे नंबर पर आता है हैव हेल्दी इमोशंस। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए। कहते हैं मास्टर योर इमोशंस, मास्टर योर माइंड विल मास्टर योर बॉडी। अगर हमने अपने विचारों पर कंट्रोल कर लिया तो हम अपनी बॉडी पर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखिए, हमेशा अपलिफ्टेड मूड में रहिए, खुश रहिए। 7वां और आखिरी चीज़ जो हमें करना चाहिए वो है मेडिटेशन। जो रिलैक्स बॉडी है वो हील कर सकती है अपने आप को। स्ट्रेस्ड बॉडी अगर है तो वो अपने आप को हील नहीं कर सकती। आजकल बीमारियां जो हैं वो साइकोसोमेटिक हो गई हैं। साइको मतलब दिमाग, सोमेटिक मतलब बॉडी, यानी कि कोई भी बीमारी है
तो वो माइंड से कनेक्टेड है ही है, तो हमें अपने स्ट्रेस लेवल पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये सब करने के बाद हमारे सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे से जाएंगे और जो कचरा है वो हमारा बाहर निकलेगा। और हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया कि हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, तो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।